तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद का देश में दिखा जबरदस्त असर। दिल्ली की सभी सड़कों को किसानों ने किया जाम। मोदी अमित शाह के फूल गए हैं पाम। दिल्ली में 10 किलोमीटर लग गया है लंबा जाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका की नहीं मानी बात। प्रतिबंध के बावजूद रूस से मिसाइल खरीदने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के जामिया नगर में मुसलमानों ने पेश की भाईचारे की मिसाल। जामिया नगर में हिंदुओं के मंदिर तोड़ने से मुसलमानों ने बचाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना ने ओवैसी को बताया बीजेपी का अंडरगारमेंट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बीजेपी को बताया तालिबानी पार्टी। कहा कर्नाटक में आरएसएस चला रही है बीजेपी की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने सेब और बाल काटने पर लगाई रोक। नया आदेश किया जारी। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के भारत बंद का देश में दिखा जबरदस्त असर। मोदी अमित शाह के फूले पाम। जी दोस्तों आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून के 1 साल पूरे होने के मौके पर किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का असर देश में जबरदस्त देखने को मिला है, जिसके बाद मोदी अमित शाह के पाम फूल गए हैं। इसके चलते एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया, तो वहीं कई शहरों में ट्रेनें रोकी गई हैं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया। इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट पर चलने वाले सभी वाहनों को दूसरे मार्गों से जाने की सलाह दी है। मैं आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने धरना दिया है और इसको भी बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ऊपर भी किसानों ने भारी संख्या में प्रदर्शन किया है और यहां पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में ट्रेनें भी रोक गई हैं। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूरे देश में जबरदस्त असर कृषि कानून को लेकर भारत बंद का देखने को मिला है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका की तुर्की के राष्ट्रपति ने नहीं मानी बात। प्रतिबंध के बावजूद भी रूस से मिसाइल खरीदने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को आज झटका देते हुए अमेरिका की बात नहीं मानी है और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि हम प्रतिबंध के बावजूद भी रूस से और मिसाइल सिस्टम खरीदेंगे। दरअसल आपको बता दें कि रूस से मिसाइल खरीदने पर तुर्की के अमेरिका ने बैन लगा दिया था और कहा था कि अगर तुर्की ने रूस से मिसाइलें खरीदी तो हम इन पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका की इस धमकी को दरकिनार करते हुए ऐलान कर दिया है कि हम रूस से और मिसाइलें खरीदेंगे और हमें अमेरिका नहीं रोक सकता। हम अपने देश की रक्षा के लिए कोई भी सामान खरीदें तो अमेरिका को इससे दिक्कत क्या है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने यह सीधी चेतावनी अमेरिका को दे दी है और अमेरिका से डरने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में तुर्की के राष्ट्रपति की इज्जत हो रही है और काफी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के जामिया नगर में मुसलमानों ने मंदिर तोड़ने से बचाया। भाईचारे की पेश की मिसाल। हिंदू संगठन भी झुके। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के जामिया नगर के मुस्लिमों द्वारा नून नगर में स्थित एक मंदिर को बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़कर भाईचारे की एक मिसाल पेश की गई है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी इन मुसलमानों का काफी शुक्रिया अदा किया है। दरअसल आपको बता दें कि जामिया नगर के वार्ड नंबर 206 की कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि मंदिर के आसपास बनी धर्मशाला को रातों रात प्रशासन ने हटा दिया, लेकिन कागजी तौर पर यहां पर मंदिर है, ऐसे में इसे नुकसान ना पहुंचाया जाए और मंदिर को ना तोड़ा जाए। भाई आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए तत्काल इस पर रोक लगाई और कहा कि मुसलमानों ने जिस तरह से मंदिर तोड़ने के लिए हमसे अपील की है तो हम मुसलमानों की बात मानते हैं और अब ये मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जामिया नगर में 1970 में ये मंदिर बनवाया गया था, लेकिन यहाँ पर मुसलमान नहीं रहते हैं, जिसके बाद वहाँ के बिल्डर ने इसे तोड़ने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने भी इसे तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन मुसलमानों ने इसे तोड़ने से बचा लिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जामिया नगर के मुसलमानों की काफी तारीफ की है। तो आरएसएस और बीजेपी वालों की अब दिल्ली में आंखें नहीं खुल रही हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही सीएए कानून को लेकर जिस तरह से दंगे हुए थे और मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, उसके बाद भी मुसलमानों ने ये बड़ी पहल की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूरे देश में जामिया नगर के मुसलमानों की
की तारीफ की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने ओवैसी को बताया बीजेपी का अंडरगारमेंट। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जब से उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से लगातार सभी सेकुलर पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की वी टीम बता रही हैं और कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को यूपी में जिताने के लिए आए हैं। इस बीच आपको बता दें कि अब शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना ने एआईएमएम पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे असदुद्दीन ओवैसी सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना ने ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट बता दिया है और आरोप लगाया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते तो वहां पर नीतीश की नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की सरकार बनती और तेजस्वी यादव बिहार के आज मुख्यमंत्री होते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने काफी पैसा बीजेपी वालों से लिया और वहां पर तेजस्वी यादव को हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया। और ऐसा ही अब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी हार जाएगी। तो ये गंभीर आरोप शिवसेना ने ओवैसी पर लगाए हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी वास्तव में बीजेपी की वी टीम है या फिर और। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद को काले झंडे दिखाने पर 36 किसानों पर यूपी में एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी को काले झंडे दिखाने के आरोप में 36 किसानों पर यूपी में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपियों पर मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी किसानों ने वरुण के काफिले में वाहनों को रोकने की भी कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर और पुलिस के बीच तल की बहस भी हुई और इसीलिए उन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा जो रैलियां कर रही हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, क्या उनमें कोविड प्रोटोकॉलों का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ किसानों के काले झंडे दिखाने पर ही कोविड प्रोटोकॉलों का उल्लंघन हुआ? आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो किस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में भी किसानों पर जुल्म कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता सीतारमैया ने किया दावा कर्नाटक में आरएसएस चला रही है सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को तालिबानी करार देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीतारमैया ने दावा किया है कि प्रदेश में वास्तव में आरएसएस सरकार चला रही है। सीतारमैया ने कहा है कि भाजपा के पास झूठ की फैक्ट्री है, वे केवल झूठ की खेती करते हैं और उसका विपणन करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर शासन चलाता था उसी तरह से बीजेपी अब भारत में शासन चला रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके सीतारमैया ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी हिटलर के वंशज हैं, भाजपा तालिबानी है, उससे सावधान रहना होगा। कांग्रेस के विधायक एवं वरिष्ठ नेता दिनेश गुड्डू राव की ओर से उनके पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुड्डू राव की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्होंने ये बातें कही है। तो ये गंभीर आरोप जो है भाजपा पर उन्होंने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान में तालिबान ने नया आदेश किया जारी, सेब और दाढ़ी काटने पर लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने हेलमंद प्रांत में हज्जामों को सेविंग करने और दाढ़ी काटने पर आज बैन लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट में आई खबरों में कहा गया है कि तालिबान ने देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित हेलमंद प्रांत में स्टाइलिश हेयर स्टाइल और दाढ़ी बनाने पर बैन लगा दिया है। तालिबान ने नाइयों को आदेश दिया है कि अब वो किसी की भी दाढ़ी और शेव ना बनाए। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने ये नया आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव बोले सरकार बनी तो बदल देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बहाने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ आए अखिलेश ने कहा है कि इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता बेहद खराब है। ये भी कहा है कि 2022 में जब भी मेरी सरकार आएगी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। यानी योगी जहां पर भी जाते हैं वहां पर नाम बदल देते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने नाम बदलने को लेकर भाजपा पर ही निशाना साध दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जातीय जनगणना को लेकर भाजपा और जेडीयू का टूट सकता है बिहार में गठबंधन, गिर सकती है भाजपा सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना के मसले पर बीजेपी के दो प्रमुख घटक दलों में एक बार फिर से फूट पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड हर हाल में जातिगत जनगणना
जनगणना कराने की मांग पर अड़ा हुआ है बिहार में, लेकिन भाजपा इसे कराने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जातीय जनगणना को लेकर भाजपा और जेडीयू में अब गठबंधन टूट सकता है और नीतीश कुमार ने इसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन भी दिया था कि जातीय जनगणना हम बिहार में कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार ने हलफनामा दाखिल करके साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी कीमत पर देश में जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए और उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले 2-4 दिन में वह बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव की और नीतीश की सरकार बन सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को झटका अब लग सकता है बिहार में। एमपी ने यहां पर आकर